जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो आया तो कौन सा वीडियो होगा। तो आज है संडे का दिन और संडे के दिन हम लोग देखते हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज का जो मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो पेपर है 31 मार्च 2016 का है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करेंगे और हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि दिन व दिन सॉल्यूशन जो होगा बेहतर होते जाएगा। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप लोगों का जो डिमांड है कि सर थोड़ा सा टाइम दीजिए कि नोट कर पाए, थोड़ा और स्लो कीजिए। तो आज का जो क्लास होगा बिल्कुल और एक हम अपना तरफ से ऐड किए हुए हैं इसमें सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन होगा, यानी पेन का यूज नहीं करेंगे। हम आपको वो मेथड भी बताएंगे जिसमें पेन यूज नहीं करना है और आपको वो मेथड भी बताएंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लास्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट से फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए लास्ट से पहला क्वेश्चन है, कार बी की गति, आपके स्क्रीन पे लग गया है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कार बी की गति कार ए की गति की आधी है, ठीक है। हम मार्कर का यूज नहीं करने वाले, बस ऐसे समझा देंगे आपको खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। कार बी की गति कार ए की गति की आधी है। यदि कार ए 120 किलोमीटर की दूरी 3/2 घंटे में तय करती है तो कार बी की गति क्या है। देखिए कार ए जो है 120 किलोमीटर की दूरी जो है 3/2 घंटा, 3/2 घंटे का मतलब क्या हुआ जी, 1.5 घंटा। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा में कितना, 120 किलोमीटर। 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, 80 किलोमीटर चलेगा। तो आपको पता है कि कार ए की गति जो है, कार बी की गति ए की गति की क्या है, आधी है। तो ए का गति यहाँ पे 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है, तो बी कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। हो गया। तो चलिए अब थोड़ा मार्कर का यूज कर लेते हैं जिससे सबको समझ में भी आए। तो चलिए मार्कर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, कार ए 3/2 घंटा में, ठीक है, कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे निकालना है कि 1 घंटे में कितना चलेगा। चाल जो होता है, चाल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो 1 घंटा में कितना, ठीक है, तो 120/3/2, 120/3/2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 गुना 2/3 काटिए 40, अर्थात कितना हुआ ये, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थात कार ए का जो चाल हुआ वो कितना हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पहला लाइन देखिए, स्टेप देखिए, वहां पे पहला स्टेप में बोला गया है कि कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। तो कार बी की गति जो होगा क्या होगा, कार बी बराबर ए की गति का ए की चाल बटे इतना, आधा है तो आधा का मतलब बटे 2, ठीक है। 80/2 यानी 40 किलोमीटर प्रति। क्लियर है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स एक दिन में एक कार्य को 25% पूर्ण कर सकता है। एक्स जो है एक कार्य को एक दिन में कितना पूर्ण कर सकता है, 25% पूर्ण कर सकता है, ठीक है। वाई एक दिन में उसी कार्य को 12.5% पूर्ण कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है, हम बोले हैं मार्कर का यूज नहीं करेंगे और सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज टोटल होता है 100 का, और आपको जब अग्रवाल सर परसेंटेज वहाँ पे पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो 25% का मतलब 1/4, अर्थात एक दिन में कितना काम किया है, 4 का 1 भाग किया है। तो टोटल काम कितने दिन में एक्स करेगा, एक्स टोटल काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। अरे एक दिन में 25% यानी 4 का 1 भाग,
25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 का 1। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा x 4 दिन में करेगा। और 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। 12.5% का मतलब 1/8, यानी y जो है 8 दिन में काम करेगा। y कितना दिन में करेगा टोटल काम 8 दिन में। x 4 दिन, y 8 दिन। तो आपको पता है दोनों मिल के जब निकालने बोला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे दोनों का जोड़। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 8 कितना होगा 32, और जोड़ेंगे तो नीचे में कितना होगा 12। 32 बटे कितना होगा 12, 4 से काटिए तो 8 बटे कितना होगा 3, और 8/3 का मतलब क्या होता है, भागा दे दीजिए 2.666666 दिन। ठीक है, या इसे कह सकते हैं 2.67 दिन। हो गया बिना मार्कर का। अब चलिए मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, x जो है एक दिन में कितना काम करता है, काम का 25% काम करता है एक दिन में। वन डे में 25% करता है। तो बताइए 100% काम करने में कितना दिन लगेगा उसको। 100% काम टोटल कितना होता है, परसेंटेज में 100 होता है हमेशा। तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, अरे 4 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन 4 दिन लगेगा। चलिए y जो है एक दिन में कितना काम करता है 12.5% काम करता है। अब 12.5% कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए 12.5 दूना कितना 25, यानी 25 का आधा 12.5, तो 25 का आधा है तो 25 चौके 100 हुआ, तो 12.5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 होगा। तो अर्थात y को जो है पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलिएगा कि 8 दिन लगेगा। अब आपको पता है कि x और y दोनों मिल के अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुना 8/4 प्लस क्या करते हैं 8 करते हैं, यानी 32 बटे कितना 12। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 आधे 8 3। ठीक है, यानी 2.6666 इस तरीके से, अर्थात कितना 2.673। ठीक है, क्लियर है। चलिए दोनों मेथड से बताते जाते हैं आपको, जिससे आसानी हो उन सब स्टूडेंट को भी जो फास्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो चाहते हैं कि हमको पूरा अच्छे से हो जाए उनके लिए भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफर करता है। ठीक है, देखिए उस आदमी की गति क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा बिना मार्कर का यूज किए बनाएंगे। अगर उसने अपनी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी होती, यानी 40 किलोमीटर है बढ़ा दिया 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, तो वह उसी समय में 80 किलोमीटर अधिक तय कर लेता। देखिए 16 बढ़ाया तो कितना दूरी अधिक तय किया 80 किलोमीटर, यानी बढ़ाने के चलते ये 16 बढ़ाने के चलते 80 किलोमीटर का दूरी तय किया है। यानी बढ़ाने के चलते जो दूरी तय किया उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 16 के दर से 80 किलोमीटर, यानी 5 घंटा लगेगा। क्लियर है, इधर 16 बढ़ाया उधर 80 बढ़ गया, तो यानी 5 घंटे का टोटल समय लगा। ठीक है, तो वास्तविक तय की गई दूरी, तो वास्तविक चाल कितना था 40 था, 5 घंटे का समय लगा 200 किलोमीटर। हो गया मेरा मार्कर का। तो चलिए अब उनके लिए भी जो चाहते हैं कि मार्कर का यूज हो तो उनके लिए सॉल्यूशन ये रहा। देखिए चाल कितना है एक आदमी का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बोला जा रहा है इंक्रीज कर देता है कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से वो 80 किलोमीटर अधिक जाता है, अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो आप बताइए इसके वजह से ये अधिक दूरी तय किया है, इसके वजह से, तो यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, दूरी बटे क्या होता है चाल, 80 बटे 16 यानी 5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से वास्तविक दूरी पूछा जा रहा है, तो वास्तविक दूरी बराबर क्या होता है, वास्तविक चाल गुना समय। वास्तविक चाल तो 40 से था ना जी, स्पीड किया ही, तो 40 समय कितना 5 यानी कितना
200 घंटा, 200 घंटा की दूरी निकालना है तो किलोमीटर, ठीक है। यानी मार्कर का यूज करके भी और बिना मार्कर। आज टोटल क्वेश्चन विदाउट मार्कर का यूज किए हुए सोल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे बिना मार्कर का यूज किए हुए सोल्व होता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसमें तगड़ा होता है, कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि बिना मार्कर का बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान निकालिए जब एक्स का वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू 4 दिया, एक्स क्यूब का मतलब कितना होता है 64। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए बिना पेन का। तो 4 का क्यूब कितना 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 में से 16 घटाइए 48 होगा, फिर माइनस एक्स यानी 4 और घटाना है यानी 44 होगा, ठीक है। और इधर बाहर में है एक्स क्यूब यानी 64, 64 गुना 44, 64 गुना 44 का मतलब क्या हुआ, 64 गुना 44 का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, वैसे समझा देते हैं। 64 गुना 44 का मतलब ये हुआ, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 64 गुना हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 11 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे गुना करने जाएंगे टाइम लगेगा जी, गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं, गुना से बचा रहे हैं आप लोगों को। अब आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, वैसे गुना हम कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन वही आंसर होगा जो 11 से विभाजित हो, ठीक है, जो 11 से विभाजित हो वही ऑप्शन होगा। तो 11 से विभाज्य होने वाला ऑप्शन देखिए, ए नंबर देखिए, तो 11 से विभाज्यता का नियम है एक छोड़ के एक संख्या को जोड़िए, अंकों को जोड़िए और फिर दोनों का अंतर कीजिए, ठीक है, और उसका अंतर अगर 0 या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए जैसे 2 8 1 6, 2 8 1 6 11 से विभाजित होता है, 2 1 3, 3 हुआ, 8 6 14 हुआ, इसका अंतर निकालिए तो 11, तो 11 से कट जाता ना, तो ये पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा, यानी ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3328, 3328 देखिए तो 11 से विभाजित होगा, 3 2 5, ठीक है, 8 3 11, ये 11 से कटेगा जी, अंतर निकालिए 6, नहीं कटेगा 11 से, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 2516, 2516 देखिए इसी तरीके से निकालेंगे, 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे है 3332, ये भी 11 से नहीं कटेगा, यानी 11 से कटेगा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी 2816, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और जिसको लगता है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बता देते हैं कि मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, ठीक है। 64 चौके 256 होता है, बोलिएगा सर जी ये कैसे। तो 64 को 4 गुना 4 लिखे हैं, 64 हुआ, इसमें 4 से और गुना करना है, तो देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर कितना 256, तो इसीलिए 64 चौके कितना होता है 256 का 6 हासिल कितना 25, फिर 64 चौके 256, 256 में 25 जोड़िए, 256 में अब 25 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 जोड़ने का आधा तरीका है तो कि 256 में पहले 20 जोड़िए, 276 5 जोड़िए 281, ठीक है। गुना भी कर सकते हैं, जिसको लगता है कि हम गुना कर सकते हैं फास्ट में तो वो गुना ही कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक उत्पाद को 4500 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेचा गया था। देखिए एक उत्पाद, कोई उत्पाद है उसको 4500 रुपए में बेचा, जिसके कारण उसको क्या हुआ 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ की राशि निकालने के लिए बताया जा रहा है। देखिए 4500 रुपए में बेचा, उसमें कितना का लाभ हुआ 12.5% का लाभ हुआ, बिना पेन का बिना मार्कर यूज किए हुए बताएंगे। 12.5% का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे पिछले क्वेश्चन सब में। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 का लाभ हुआ, तो 1/8 का लाभ का मतलब क्या हुआ, 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए लाभ लेकर हमने बेच दिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य कितना 9 रुपए,
ठीक है, 9 रुपए नहीं बोल सकते, 9 यूनिट बोल सकते। 9 यूनिट का लाभ हुआ, अति विक्रय मूल्य हुआ। तो 9 यूनिट का विक्रय मूल्य किसके बराबर, क्वेश्चन में 4500 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 500। 9 यूनिट का 45, तो 1 यूनिट का 500 हो गया। बस हमको लाभ निकालना था, तो लाभ कितना यूनिट है, 1 यूनिट 500, बिना मार्कर का यूज किए। ठीक है, तो चलिए मार्कर का यूज करके बता देते हैं। 12.5% का लाभ हुआ, 4500 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ हुआ। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी ये जो कहलाता है ये क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ये हुआ प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब था कि 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए लाभ लेकर बेचा, तो यहाँ पे बताइए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना होगा, यूनिट में 9 होगा। ठीक है, इसके अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार 4500 होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 500 रुपए होगा। तो आपको बताना था यहाँ पे लाभ कितना होगा, तो लाभ का यूनिट है कितना, लाभ का यूनिट 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 500 रुपए, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अभी तक बिना पेन का यूज किए हुए बना है, देखते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी लंबा दूरी तय करना पड़ेगा क्या, हाँ चलिए यहाँ पे, किस चतुर्थांश में 4-2 बिंदु स्थित होगा। अब देखिए इसको भी मतलब बिना मार्कर का यूज किए हुए बनाएंगे। 4-2, एक्स का जो चिन्ह है, एक्स और वाई निर्देशांक को हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स और वाई के साथ दर्शाते हैं। तो चतुर्थांश निकालने के लिए चिन्ह देखिए, एक्स का चिन्ह प्लस में है, वाई का चिन्ह माइनस में है। तो एक्स का चिन्ह प्लस और वाई का चिन्ह माइनस, आपको चतुर्थांश याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में फिगर बना के रखना पड़ेगा, याद नहीं, माइंड में फिगर बना के रखना। एक्स प्लस और वाई माइनस यानी फोर्थ चतुर्थांश होगा। देखिए कैसे, ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब प्लस माइनस क्या होता है, ये राइट दाहिना हाथ है, दाहिना साइड प्लस होता है, दाहिना साइड प्लस होता है, और लेफ्ट साइड यानी बायां साइड माइनस होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो आपको पता है कि x प्लस में है, तो x प्लस में पहले देख लेते हैं। पहला ये चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा कहलाता है, ये चौथा कहलाता है। ठीक है, पहला चतुर्थांश देखिए, पहला चतुर्थांश में x भी प्लस में और y भी क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। दूसरा चतुर्थांश देखिए, x माइनस में है और y किस में है, प्लस में है, तो माइनस प्लस होता है चिन्ह इसका। तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह x प्लस में है, माइनस में है, और y भी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस चिन्ह होता है। और चौथा चतुर्थांश में यदि चलेंगे, चौथा चतुर्थांश में देखिए x किस में है, माइनस में, और y किस में है, x किस में, प्लस में है, y किस में है, माइनस में। तो प्लस और माइनस का साइन किस में होता है, चौथा चतुर्थांश में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना मार्कर का यूज किए हुए बनाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्त दिया हुआ है, गलती है। अब देखिए यहाँ पे इसका मौखिक विधि निकालने का क्या तरीका है बिना पेन यूज किए हुए। आप ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ऑप्शन आपको 8 दिखेगा, 8 से सब में भाग दीजिए। क्या लगता है 48 में लगेगा, लेकिन 92 में 8 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो 8 तुरंत कट जाएगा। 8 एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ जो है सभी संख्या को विभाजित करती है। ठीक है, 6 से भाग दीजिए तो 6 से 48 में लग जाएगा, लेकिन 6 से 92 में नहीं लगेगा। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 से 48 में लगेगा, 92 में लगेगा, 140 में भी लगेगा। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जिनको नहीं आता है, जिनको समझ में नहीं आया, तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा साइड में। इसके लिए हम अपने मार्कर का इंक बर्बाद नहीं करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन,
cos 1110 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए बिना मार्कर का यूज किए हुए कैसे बनाएंगे। cos 1110 डिग्री, cos 1110 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं कि cos 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं। देखिए इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए, बड़ा वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या कीजिए, उसमें 360 से भाग दे दीजिए। 11 से 10 में 360 से भाग दीजिए, 3 मर्तबे लगेगा, 3 मर्तबे लगेगा, 1080 होगा। ठीक है, 1080 होगा और शेष आपको 30 बचेगा। ठीक है, अब बोर्ड पे थोड़ा बता देते हैं, ऐसे में कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। cos 11 से 10 डिग्री है तो 11 से 10 को लिख सकते हैं 3 गुना 360 डिग्री, अब प्लस कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। 360 रहे तो इसको जो है भूल जाइए, 360 जैसे ही यहाँ पे दिखाई दे तो इसको क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, समझ गए, इसको भूल जाइए, तो इसको डिवाइड कीजिए, तो बचा क्या आपके पास cos 30 डिग्री। तो बताइए जी cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा सर जी √3/2 होता है। बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समूह 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन क्या होगा। तो आपको पिछले सेट में भी ये चीज बता चुके हैं कि मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। अब इस सेट में आप लोगों को मौखिक बनाना है, तो मौखिक बनाने के लिए, मानक विचलन के लिए पहले आप मौखिक माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालना है, सबको जोड़ना है, जितना संख्या है उतना बटे कर देना है। सबको जोड़िए, 10, 11, 21, 12 कितना 33, 33 9 42 8 50, 50 बटे 5 को संख्या, 50 बटे 5 कीजिए, माध्य कितना निकलेगा 10 निकलेगा। माध्य कितना निकलेगा 10 निकलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मानक विचलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य को प्रत्येक संख्या में से घटा के उसका स्क्वायरिंग करते हैं। माध्य को प्रत्येक संख्या में से घटा के माध्य कितना निकला 10 निकला। कैसे निकला 10 जी, सबको जोड़ के बटे, मतलब जितना संख्या उतना कर दीजिएगा, माध्य निकल जाए 10 निकला। अब मानक विचलन, मानक विचलन मौखिक निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिससे दोबारा नहीं बोलना पड़े। चलिए यहाँ पे क्या है 10 है, संख्या क्या है 10, 10 में से 10 को घटाइएगा 0 होगा, 0 का स्क्वायर करने से फिर फायदा नहीं है क्योंकि 0 ही होगा। ठीक है, अब 10 में से 11 को घटाइएगा या 11 में से 10 को घटाइएगा, कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 के होगा। ठीक है, प्लस कीजिए, फिर 12 में से 10 को, माध्य को घटाइए, 12 में से 10 को घटाइए, कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 होगा, 12 आपको संख्या दिया हुआ है। ठीक, अब 9 में से 10 को घटाइए, -1 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिए 1 के होगा। ठीक है, प्लस। ठीक है, जोड़ते जाना है। 10 में से 8 को घटाइए, कितना 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, जोड़ते जाना है। बटे कै गो संख्या है, देखिए संख्या क्या होगा 5 गो, बटे आप 5 कर दीजिए, 4 4 8 2, 4 4 8 1 1 2, 8 2 10, 10 बटे 5 कितना होगा 2, तो √2। तो मानक विचलन कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल सिंपल सा था। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानक विचलन निकालने के लिए पहले माध्य निकालना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बिना पेन का मार्कर का यूज किए हुए बनाएंगे, तो मार्कर में हम कवर लगा देते हैं। जब माँ की आयु 43 थी, यानी 43 वर्ष की माँ थी, तो माँ और पुत्र की आयु के मध्य का अंतर 21 वर्ष था। माँ और पुत्र की आयु के मध्य का अंतर कितना था 21 था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा हो, अब बताइए आपकी माँ आपसे 21 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और आपके पिताजी आपकी माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब आपसे आपके पिताजी कितना वर्ष बड़े हुए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताइए। आपकी माँ आपसे 21 वर्ष बड़ी है और आपके पिताजी आपके माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि आपके पिताजी आपसे 21 और 3 24 वर्ष बड़े हैं। आपके पिताजी आपसे 24 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। और माँ की उम्र देखिए कितना है 43 है, तो पिता की उम्र कितना 46 होगा। पिता की उम्र कितना 46 होगा अभी का। अब बोलना जब पिता की आयु 50 वर्ष होती है तो पुत्र की आयु कितनी होगी। अरे 46 है तो पिता की आयु कितना
50 होगा, ठीक है। 50 वर्ष हो जाएगा तो आपको पता है पिता और पुत्र में अंतर कितना का है, 24 का है। पिता और पुत्र में अंतर कितना का, 24 का। हमको 46 निकालने का जरूरी नहीं था, 24 का अंतर है। तो 50 में से 24 घटा दीजिए, पुत्र का आयु निकल जाएगा। सिंपल सा, कितना, 26। अब देखिए इसको बोर्ड पे थोड़ा बता देते हैं, बहुतों को नहीं आया होगा समझ में। समझ में सबको आया गया तो सबका सिलेक्शन होगा, तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सबको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब लिख देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। माँ की आयु कितना, 43, और पुत्र जो है, पुत्र माँ से 21 वर्ष का छोटा है। अंतर देखिए 21 वर्ष है, तो अंतर का मतलब क्या, माँ ही हमेशा बड़ी होगी, ठीक। तो इसका मतलब पुत्र जो है 21 वर्ष छोटा होगा, 21 वर्ष छोटा होगा। अब बोला जा रहा है पिता। पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। तो ये पुत्र जो होगा, अब पुत्र पिता की तुलना में देखिए माँ से 21 वर्ष छोटा, अब माँ से 3 वर्ष बड़ा पिता। तो पुत्र जो होगा वो पिता से कितना छोटा हो जाएगा, 24 वर्ष छोटा होगा, 24 वर्ष छोटा होगा। तो पिता का बोल रहा है जब 50 होगा, पिता का उम्र जब 50 होगा तो पुत्र कितना होगा, तो इससे 24 वर्ष छोटा। 24 घटा दीजिए, -24 कर दीजिए, कितना, 26 हो जाएगा। हो गया आंसर, इतना ही निकालना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और बिना मार्कर का यूज किए हुए बनाएंगे। क्या है, x पे पावर 5 भाग x पे पावर 4, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, उस पे पावर 3 है, होल पावर 3 भाग x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, अतिभाग रहने पे पावर क्या होता है, माइनस होता है, और गुना रहने पे क्या होता है, पावर प्लस होता है। तो यहाँ पे भाग है, ब्रैकेट के अंदर पहले देखिए भाग है, तो भाग है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब देखिए x पे पावर 1 का होल पावर 3 है, इसका मतलब x पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 3 अब भागा x है, तो x पे नहीं कुछ पावर है तो 1 पावर है, तो भाग है, x सेम है, तो 3 में से 1 गया 2, यानी आंसर कितना होगा, x पे पावर 2। तो चलिए बोर्ड पे बता देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसको नहीं आया है। देखिए सारा क्वेश्चन बिना मार्कर यूज किए हुए बनाएंगे। x पे पावर 5 भाग x पे पावर 4 का होल पावर 3 भाग x है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बेस देखिए सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो x पे पावर 5 माइनस 4 कितना, 1 का होल पावर 3 भाग कितना, x। ये जैसे होल पावर होता है तो ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई यानी x पे पावर कितना हो जाएगा, 1 × 3 तो 3 भाग कितना, x पर नहीं कुछ पावर है तो 1 है, ठीक है। फिर से भाग है, बेस सेम है, फिर से भाग है तो x पर पावर 3 माइनस हो जाएगा तो कितना, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिना मार्कर का यूज किए हुए बनाएंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे हिस्से की ओर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर की चौड़ी पट्टी है। देखिए फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को मौखिक बताएंगे कि कैसे मौखिक बनाना है। 125 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, आयताकार मैदान है, ठीक है। इसमें बोला है छोटे हिस्से, यानी ये जो हिस्सा है इसके इस हिस्सा में, ठीक है, बीचों बीच जो है कितना चौड़ा पट्टी है, मध्य में 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। ये जो पट्टी है, ये वाला पट्टी मध्य में, ये वाला पट्टी जो है, ये पट्टी 5 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पट्टी का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब ये कैलकुलेशन करने का भी तरीका होना चाहिए, इसको हम मौखिक बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मौखिक बना सकते हैं। देखिए कैसे, संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे होगा, 75 × 125 होगा। अब माइनस किसका करना है, पट्टी का। पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा,
तो आपको पता है ये लंबाई जो है, ये वाला लंबाई कितना 75 ये है, तो ये भी कितना होगा 75, और यहाँ पे चौड़ाई कितना था 5 था, तो 75 गुना 5। अब यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखिए यही होता है कैलकुलेशन, दोनों में 75 है, 75 कॉमन ले लीजिए, आपको पता है कि ब्रैकेट लगेगा, 125 माइनस 5 जाएगा, तो अर्थात कितना होगा 120 होगा, ठीक है। अब 75 को 120 से गुना कर दीजिए, देखिए 1 0, 75 दूनी 150, हाथ में 15, 75 15 90, यानी कितना हो गया 9000 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा, 9000 वर्ग मीटर, यानी पट्टी को छोड़ के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा 9000 वर्ग मीटर। क्लियर है? चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कहाँ मिला है, हाँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष के लिए 13,500 रुपए 12.5% की साधारण ब्याज दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य ज्ञात कीजिए। परिपक्वता मूल्य होता है मिश्र धन। आप नहीं पता है परिपक्वता मूल्य क्या होगा तो आप देख लीजिए ऑप्शन को, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ऑप्शन के अनुसार हमको निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो मिश्र धन निकालना है तो आपको पता है कि 1 साल का ब्याज कितना परसेंट, 1 साल का ब्याज कितना 12.5%, 2 साल का बोल रहा है निकालने, तो 2 साल का ब्याज कितना परसेंट है, 1 साल का 12.5, तो 2 साल का कितना 25%। देखिए कैसे निकलेगा, आपको पता है कि मूलधन 100% होता है, मूलधन कितना होता है 100% होता है, और 100% का वैल्यू दिया हुआ है 13,500, ठीक है, और 25% ब्याज हुआ, 25%, 1 साल का 12.5 तो 2 साल का कितना 25%, और 25% फिर ब्याज है, तो आप बताइए मिश्र धन कितना होगा, 100 मूलधन 25 ब्याज, तो 125% क्या होगा मिश्र धन हुआ। तो बताइए 100 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 13,500, 125 का वैल्यू निकाल लीजिए। अब बोलिएगा सर कैसे निकालेंगे, देखिए आप पहले अच्छे से प्यार से ऑप्शन को देखिए, 100% बराबर 13,500 लिख के बताते हैं कि प्यार से कैसे देखना है। तो 125% का हमको वैल्यू निकालना है, तो 13,500 बटे कितना 100 गुना क्या होगा 125 होगा, ठीक है। 100 से कट जाएगा 0 से, आपको पता है कि आंसर दशमलव में नहीं जाएगा, तो पहले ही आपको ए और सी ऑप्शन खत्म हो गया, और आपको बी और डी ऑप्शन में देखिए तो आपको पता है कि जब 25 से हम गुना करेंगे, ठीक है, ये 25 अगर 25 से गुना करेंगे तो उसका जो इकाई दाई अंक होगा, दाई तक का अंक ये होता है 25 होता है, या तो 50 होता है, या तो 75 होता है, या तो 00 होता है, ठीक है। तो आप देखिए अच्छे से, वहां पे डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो वहां पे 85 है, तो 85 ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, मौखिक कर सकते थे, ठीक है। अब गुना कर लीजिए आप लोग भी आता है कि नहीं, 125 पंचे 625 62 80, 125 दिया 375, ठीक है, 375 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि आप लोग चेक कर लीजिएगा, बस 16,875 हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमको क्या हुआ है यहाँ पे, हमको पता है कि 75 वाला ही आंसर होगा, इसलिए लिख दिए, आप लोग चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा, गलत होगा तो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है पाई चार्ट, तो चलिए पाई चार्ट को भी देख लेते हैं, मौखिक ही देखेंगे। और आपको पता है कि पाई चार्ट में केंद्र पे कुल कितना डिग्री का कोण बनता है, पाई चार्ट में केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, डिग्री में 360, और परसेंटेज टोटल होता है कितना है 100%। इतना क्लियर है, तो क्वेश्चन सारा तुरंत बन जाएगा। देखिए केले से संबंधित क्षेत्र द्वारा गठित कोण क्या है, केला का इंग्लिश बनाना होता है, बनाना क्या कितना है 15%, परसेंटेज में 15, डिग्री में हमको निकालना है, अरे 100 में से 15%, देखिए टोटल डिग्री में 360 डिग्री, उसमें से 15% भाग किसका है केला का है, तो 15% भाग कितना में 100 में, कितना में 100 में, ठीक है। 0 से 0 कट गया 18, और ये कितना हो जाएगा
5, 5 से यहाँ काटिए, 18 दिया 54 डिग्री में कितना 54 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? नहीं समझे? डिग्री में टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, और परसेंटेज में आपको 100 में से कितना परसेंटेज का कोण बना? 15% का कोण बना है। ठीक है, भाग 15% का कितना में 100 में, तो फिर कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कृषि भूमि में चीकू और आम, देखिए चीकू 20 है और आम कितना है 35 है। चीकू और आम के पेड़ों का जामुन संतरे और केले के पेड़ों, जामुन संतरा केला यानी सबको मिला दिया है। और इधर 2 आदमी है, चीकू 2 फल है, चीकू और मैंगो, चीकू और मैंगो मिला के कितना 55 और बाद बाकी तीनों। एगो 55% है तो बाद बाकी तीनों को जोड़ना भी नहीं है। एगो 55 है तो दूसरा कितना होगा? 100 में से 55 को घटाइए 45 होगा। ठीक है, अनुपात निकालने बोला जा रहा है, अनुपात में 55 45। ठीक है, काट दीजिए 5 से काटिएगा 11 होगा, ये कितना 9 होगा। आंसर टिक कीजिए, हो गया। ठीक है, कोई कमी नहीं है। अब बताइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, यदि कुल 960 पेड़ है तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं? देखिए आम का पेड़ का प्रतिशत कितना है? 35 है। ये आम का पेड़ का प्रतिशत 35 है। आपको पता है कि 100 प्रतिशत टोटल कितना होता है? 100, और 100 का मतलब यहाँ पे 960, कुल में कितना पेड़ दिया हुआ है? 960। तो आपको आम का पेड़ निकालना, आम का कितना पेड़ है? 35%, तो निकालेंगे 960 बट्टे कितना 100 गुना कितना 35। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 48, 48 में 7 से गुना कीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 चौके 28, 5 33 यानी 336 पेड़। हो गया, क्लियर है? चलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं, मिटा दें और अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए पाई चार्ट इतना ही था, हाँ इतना ही है, अब नहीं है पाई चार्ट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए अभी तक हमने जो सॉल्यूशन किया आप इस सॉल्यूशन को सीखिए और ऐसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो एनटीपीसी का 30 क्वेश्चन मैथ का बनने में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनने में भी 15 मिनट टाइम लगेगा मात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, एक रिसाव के कारण 90 मिनट में टैंक खाली कर सकता है, तो टैंक को कितनी देर में भरा जाएगा? देखिए सिंपल सा है, यदि रिसाव वाला कारण हो ना, एक निकासी वाला हो एक भरने वाला हो, तो वहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का माइनस नीचे में कीजिए, यानी 30 गुना 90 बट्टे दोनों को घटा के लिखिए, यहाँ पे घटा के क्या होगा 60, 30 दूनी 60, 45 दूनी 90 यानी कितना 45 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन कहाँ गया जी? यहाँ पे 45 मिनट में है तो मिनट, दोनों मिल के बोल रहा है कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो कितना देर में 45 मिनट में भर जाएगा। तो इसका एक बार थ्योरी देख लेते हैं। यदि नल ए x मिनट में भरता है और b y मिनट में भरता है, तो दोनों मिल के कितना देर में भरेगा? तो x गुना y बटे x प्लस होता है y, ये थ्योरी। अगर a x मिनट में भरता है और b y मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिल के भरेगा या खाली करेगा, जिसका जब दे होगा उस हिसाब से होगा आंसर। तो x गुना y बटे x माइनस y। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे मोड लगा दीजिएगा कि हो सकता है x बड़ा हो अति y बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम दशमलव ज्ञात करें। दशमलव ज्ञात करें, इसका मतलब हुआ निम्न में से न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या आपको निकालना है। तो आप अच्छे से सारे ऑप्शन को देखिए और फास्ट में कैलकुलेट कीजिए। फास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 पॉइंट कहाँ पे होगा 3 डिजिट, सब में एक एक डिजिट है तो यानी 3 डिजिट। ए हुआ इतना,
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कैसे? अब देखिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा। जैसे 0.02 है, बट्टे कर दिया कितना, 3 कर दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट है, पहले पॉइंट है, 0 है, अब यहाँ पे 2 में देंगे, नहीं लगेगा 0 बैठाइए तो कितना मरतबे लगेगा यहाँ पे, है नहीं लगेगा तो एगो और 0 दे दीजिए, फिर 0 यहाँ पे उतरेगा तो कितना मरतबे, 6 मरतबे लगेगा। यहीं तक छोड़ दीजिए, आगे कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। फिर अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, 0.01 बाय कितना है, 2 है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो पहले 0.01 में दीजिएगा, नहीं लगेगा 0 बैठा दीजिए, 0 दीजिएगा फिर तो 5 मरतबे लगेगा, इतना हो गया, ठीक है ना। फिर अगला है, देखिए अगला को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.1 2 2 को गुना कीजिए तो 4 हुआ। पॉइंट कितना, देखिए यहाँ पे 2 2 1 3 अंक, तो 3 अंक इसको बनाइए यहाँ पे पॉइंट, तो सबसे न्यूनतम कौन सा, डी वाला ऑप्शन होगा। सबसे न्यूनतम देख लीजिए कौन सा होगा, डी वाला होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालिए। तो चलिए आप अच्छे से देखिए, ऑप्शन को देखिए, ठीक है। सारा ऑप्शन में कॉट थीटा आपको अलग दिखेगा, साइन थीटा भी अलग है। चलिए निकालते हैं क्या है, वैसे मौखिक बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या है, 2/3 है। आपको पता है ये कि P/H होता है, तो B कितना होगा बताइए, H² यानी 9 माइनस P² यानी 4, 9 में से 4 गया 5, तो 5 का क्या होगा, रूट अंडर होगा। आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B यानी 3/√5, ठीक है। और कॉट थीटा निकालना है तो चलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B/P, तो B/P यानी कितना, 2। चेक कीजिए ऑप्शन, कॉट थीटा बराबर √5/2 और आपको सी नंबर में दिख रहा है, लेकिन सी नंबर में सेक थीटा का वैल्यू अलग दिख रहा होगा। तो सेक थीटा बराबर कितना है, ये तो मिल गया, इसको मिटाते हैं। सेक थीटा बराबर कितना है, इतना। तो आपको पता है नीचे में रूट वैल्यू नहीं होता है, तो इसका परमाणीकरण कर दिया गया, √5 से ऊपर नीचे गुना कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3√5/5, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है स्क्रीन पे, आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मौखिक बनाइए। आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर माप के कपड़े के 2 टुकड़े क्रमशः 330 रुपए और 270 रुपए प्रति मीटर पर खरीदे और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपए दिए, आपको कितनी नकदी वापस करेगा। देखिए 1.2 मीटर खरीदा, कितना के दर से जी, कितना के दर से, 330 के दर से। देखिए टेक्निक हम इसका बताएंगे, बहुत अच्छे से टेक्निक बताएंगे अभी। और 1.3 खरीदा कितना के दर से, कितना के दर से, 270 के दर से। देखिए टेक्निक अभी कितना अच्छे से बताएंगे। तो आपको बोला जा रहा है इसका पहले मूल्य निकाल लीजिए, 1000 टका तो बाद में देगा, पहले इसका मूल्य निकाल लीजिए। इसका मूल्य निकालिएगा तो देखिए 1 का वैल्यू जो होता है, अगर इस तरीके से ले, 1.0 का मतलब कितना दिया, 1 को लिख सकते हैं 1.0 तो 330, तो 1 का वैल्यू जो है वो क्या है, 330 है। 1 का वैल्यू प्रति मीटर का मतलब क्या हुआ, 330 1 का वैल्यू है। अब इसमें अगर आप 0.1 का हम वैल्यू पूछे आपको तो आप क्या बोलिएगा, निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन 0.1 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या, 1/10, तो 1/10 का मतलब 330 का 1/10 क्या होगा, 33 होगा। यानी 0.1 का वैल्यू 33, 0.1 का वैल्यू 33। तो आप बताइए 0.2 का वैल्यू कितना होगा, 66 होगा, है। तो 1 मीटर का इतना, 0.2 का कितना, 66 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 मीटर का वैल्यू 270, तो 0.3 का कितना, 27 दिया कितना, 81, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब देखिए टोटल को जोड़िए, ऐसे जोड़ना है, 330 270 ये कितना हो गया, 300 200 500 70 30 100 600, इधर हो गया 600 प्लस इधर कितना 8 6 14 140
6 1 7 147, ठीक है। यानी टोटल कितना 747, 747 हुआ। 1000 दिया तो अब देख लीजिए कितना होगा, कितना होगा जी 253 रुपया वो दुकानदार नकदी वापस करेगा। देखिए समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान आसान से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 3 राज्यों ए बी सी को बाढ़ राहत के लिए निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में प्रदान की, ठीक है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा कितना? देखिए अनुपात में आप अच्छे से देखिए तो सी को कितना मिला है अधिक से 2 और 4 है, तो अनुपात में कितना अधिक मिला है 2 अनुपात, और 2 अनुपात का वैल्यू कितना है 4, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 200, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा रेशियो में कितना 3 है, तो 3 का कितना वैल्यू 600 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बना लेते हैं 2 3 4 है ए बी सी का अनुपात, ठीक है। ए का यहाँ पे देखिए सी को देखिए ए से कितना मिला, अनुपात में 2 ज्यादा मिला है, 2 का वैल्यू 400 रुपये में, तो 1 का वैल्यु कितना 200, ठीक है। अब बी का हिस्सा बोला जा रहा है, तो बी का हिस्सा रेशियो में 3, तो 3 का वैल्यू कितना 600 करोड़ रुपए, करोड़ है जी अच्छे से, करोड़ बहुत होता है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम पर्सनली मुझे बनाना होगा, तो इसका आंसर मैं यो निकाल दूंगा। कैसे? अगर वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, ये हमको याद है, और परिधि 44 होती है, ये भी याद है, ये याद रखिएगा। तो हमेशा देखिए जब भी देता तो मल्टीप्लाई साथ में देता, तो क्षेत्रफल 154 होता है, 7 होता है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल 154 होता है, तो 154 का ये 4 गुना है, तो क्षेत्रफल 4 गुना है, तो त्रिज्या 2 गुना होगा, 7 गुना 2 14 होगा त्रिज्या। निकालने क्या बोला जा रहा है, व्यास निकालने बोला है, त्रिज्या 14 तो व्यास कितना 28, आंसर, ठीक है। अब बनाते हैं उन सब स्टूडेंट के लिए जिसको समझ में नहीं आया। क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 616, और आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं पता आर कितना होगा तो रहने दीजिए वही, ठीक है। 22 में इसको काटिए, अरे उधर लेके चले जाते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7 बटे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 से काटिए तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 2 से काटिए कितना 28, 28 गुना 7 को गुना मत कीजिए, 28 गुना 7 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 7 गुना 7, 28 को 4 गुना 7 लिख सकते हैं। अब 8 का वैल्यू निकालने बोला जा रहा है, तो 4 का 2 निकल जाएगा, ये 2 स्क्वायर का मतलब इधर रूट होगा, तो 4 का 2, 2 को 7 का 1 को 7, यानी 14 त्रिज्या, तो हमको व्यास निकालने बोला जा रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना 14 दूनी 28, आपको पता है व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर माप के कपड़े के 3 टुकड़ों को मापने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा, जब अधिकतम लंबाई किसी चीज को मापना है, 4-5 गो टिकड़ा है उसको नापना है अधिकतम लंबाई से, जिसको तोड़ना नहीं पड़े और पूरा नाप लीजिए। तो यहाँ पे आपको SCF का प्रयोग करना है, SCF निकालना है। तो 1.26 मीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है, दशमलव को हटा दीजिए, उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 126 है, ठीक है, और 198 है, और अगला क्या है 162 है। हम आपको बोले SCF के लिए कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए, और ऑप्शन जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखे उस ऑप्शन से भाग दीजिए। देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन 18 से भाग दीजिए, तो 18 × 7 = 26 है, 18 को 11 मरतबे दीजिएगा, क्योंकि 10 मरतबे 180 होता है, 11 मरतबे दीजिएगा तो 80 18 198, और 18 में 162 होता है, ठीक है। तो यानी 18 से ये कट जाता है, तो इसका मतलब SCF कितना होगा 18 होगा, ठीक है।
बाय ऑप्शन फटाफट कर सकते हैं आप। एचसीएफ निकाल लीजिएगा, अलग में चेक कर लीजिए, 18 सेंटीमीटर आपको आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है दी हुई संख्या की श्रेणी की रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज होता है उसका क्षमता, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला हम लिखते हैं, रेंज हिंदी में होता है परिसर, ठीक है। रेंज बराबर होता है उच्च सीमा माइनस क्या होता है, निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आंकड़ा का उच्च सीमा देखिए तो उच्च सबसे अधिक आंकड़ा कौन सा है, 7 है। और सबसे निम्न सीमा देखिए तो 1 है। तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। क्लियर है। तो रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और मौखिक बनाएंगे। एक वस्तु 2400 रुपए में 20% की छूट पर बेची गई थी। देखिए 2400 रुपए में कब बिका, जब 20% छूट दिए। यानी अंकित मूल्य को अगर हम 100 माने तो 20% छूट दिया, तो इसका मतलब परसेंटेज में 80%। और रुपया में कितना में बेचा, 2400 में बेचा। याद रखिएगा 80% बराबर 2400। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना, 30। यदि छूट 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। छूट क्या होता है, 25%। 25% छूट दे देगा अंकित मूल्य पे, तो कितना होगा, अंकित मूल्य 100 है, 25% छूट तो यानी 75%। तो 75, 1 का वैल्यू 30 था, 75 का वैल्यू कितना होगा, 75 या 225, एगो 0 दे दीजिए, यानी 2250 हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पे भी बना देते हैं। 20% छूट का मतलब होता है, 20% छूट का मतलब होता है 80% विक्रय मूल्य। और 80% का वैल्यू आपको 2400 दिया हुआ है, ठीक है। यानी 1% का वैल्यू 30। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 या 24 और एगो 0, ठीक। अब बोला जा रहा है 25% छूट दिया जाता है। 25% छूट का मतलब 75% में बेचा होगा। तो 75% का वैल्यू 30 गुना क्या हो जाएगा, 75%, 75 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 75 या 225, 2250, ठीक है। आज सॉल्यूशन में मजा लग रहा होगा आप लोगों को पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है और ट्रिकी टाइप है। 97 गुना 97 2 अंकों की संख्या का गुना है, या यहाँ पे स्क्वायरिंग है। तो आप दोनों टर्म लगा सकते हैं। 100 के आसपास का स्क्वायरिंग कैसे निकाला जाता है वो भी लगा सकते हैं आप माइंड, कि 100 के आसपास का स्क्वायरिंग कैसे निकालें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए 97 गुना 97 यानी 97 का स्क्वायर है, तो कितना कम है, जिससे 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9। तो देखिए 3 का 3 कम है, 3 को 2 से गुना करिए, 6 में घटा दीजिए, कितना होगा 94। 94 से 9 हो जाएगा स्क्वायरिंग। जिसको ट्रिकी याद ऐसे कर लेंगे। या 97 गुना 97 करना है तो 2 अंकों की संख्या का गुना कैसे किया जाता है, इस तरीके से। पहले ऐसे गुना कीजिए, गुना, फिर ऐसे ऐसे गुना करके जोड़ दीजिए, फिर ऐसे गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 126, 49 में 4 हासिल, 126 4 30, हाथ में 13, 81, 81 और 13 कितना होता है 94। ऐसे भी गुना कर सकते हैं फास्ट में, ठीक है। करना हमेशा फास्ट में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x + 2y बराबर 27 है तो x - 2y बराबर -1 है, तो y का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी सिंपल सा करेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम डाटा को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जिससे y बच जाएगा और x कट जाएगा। माइनस कीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2y + 2y 4y हो जाएगा। और 27 -1 है तो वो +1 बन जाएगा। 27 + 1 कितना, 28, इधर 4y, तो y 4 उधर जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7 हो गया आंसर। बोर्ड पे x + 2y बराबर कितना, 27, x - 2y बराबर -1। y का वैल्यू निकालना है, x को खत्म कीजिए, y को बचा लीजिए, माइनस करना पड़ेगा उसके लिए। एक टर्म कैंसिल, 4y बराबर कितना
28, y बराबर कितना 7। हो गया, कोई दिक्कत था इसमें? नहीं था। चलिए गर्मी बहुत है जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो में खरीदता है। उन्हें बेचने पर उसे चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल विक्रय। देखिए इस क्वेश्चन को भी मौखिक बनाएंगे, ठीक है। कैसे मौखिक बनाएंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन है फिर भी मौखिक बनाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, आज हम बता देते हैं आप लोगों को एक चीज कैलकुलेशन, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का 10% निकालना, जैसे 250 का 10% निकालेंगे, कुछ नहीं कीजिए, 10% निकालना मतलब किसी का भी 10% निकालना, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 25.0, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, यानी 250 का 10% 25 होता है। 375 का 10% निकालने बोला जाए तो कितना होगा 37.5। यही संख्या लिखे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। 750 का 10% निकालने बोला जाए तो क्या होगा जी, एक अंक के बाद दशमलव अर्थात जीरो हटा दीजिए, सीधा सीधी बात है 75। तो अब देखिए यहाँ भी और 20% निकालना है, फिर इसका 20%, 250 का 20% निकालना है, तो आप लोग निकालने जाते हैं, निकालने मत जाइए। 250 का 20%, इसका 10%, 25 का 20% 50 होगा, सिंपल सा तुरंत लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो टर्म यूज हुआ है उसको देखिए। चीनी 15 किलो चीनी कितना है, चीनी 15 kg और रेट कितना है 50 रुपए, ठीक है। और गेहूं कितना 20 किलो और रेट कितना है 75 रुपए, ठीक है। और बोला गया है कि इस पे 10% लाभ, 10% लाभ ऊपर की ओर लाभ घोषित करता है, ठीक है। इस पे 20% लाभ, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बोला जा रहा तब कुल विक्रय मूल्य क्या कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस पे 10% लाभ का मतलब हुआ या तो यही 50 का 10% निकाल लीजिए, तो आपको कितना होगा 50 का 10% 5 होगा, कैसे हटा दीजिए, ठीक है। यही 55 को 15 से गुना कर दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा ये 750 होगा, रेट कितना 700, 15 गुना 50 750। इस पे क्या बोला जा रहा है 10% लाभ, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 750 10% लाभ यानी 75 जोड़ना है, ठीक है। तो 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 825, ठीक है। अब इसको 75 गुना 20 करेंगे तो गेहूं का कितना हो जाएगा, कितना 75 गुनी 150 यानी 1500, ठीक है। 1500 इसमें 20% लाभ हुआ, 1500 का 10% 150, 20% कितना 300, तो कितना हो जाएगा 1800, 18 8 26 यानी कितना हो जाएगा 2625 हो जाएगा विक्रय। क्लियर है? देखिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा फटाफट से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 का मादिका बहुलक एवं माध्य ज्ञात करें। तो देखिए मादिका का हम कितना दिन आप लोगों को बता चुके हैं, मादिका निकालने के लिए संख्या को पहले आरोही क्रम में लिखिए, आंकड़ा जो भी दिया गया है उसे क्या कीजिए आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, आंकड़ा 5 है, 5 उसके बाद 7 फिर 8 8 8 3 बार 8 है, 9 के बार है 4 बार, ठीक है। 4 4 8 1 9 4 4 8 1 9, ठीक है। अब इसका मादिका निकालें, तो आपको पता है मादिका का फॉर्मूला जो होता है कितना दिन बता चुके हैं, जब आंकड़े में पदों की संख्या टर्म की संख्या विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो तो n+1/2वां पद होता है, ठीक है, n+1/2वां पद। तो n क्या होता है पदों की संख्या, पद यहाँ पे देखिए कै गो है 9 गो है टोटल पद, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 9 1 10/2 यानी पांचवा पद। पांचवा पद देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 यानी 8, मादिका कितना होगा 8 होगा। अब फटाफट निकल जाएगा। बहुलक आपको निकालना है,
बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहा जाता है। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि बारंबारता किसका सबसे अधिक है, 9। बारंबारता क्या क्या कहलाता है, जो सबसे अधिक बार होता है, रिपीट होता है, तो 9। अब देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए थोड़ा सा, 8 और 9 शुरू में किसका किसका है, सी और डी का है। चलिए तब माध्य भी निकालना पड़ेगा, माध्य जोड़िए, 9 चौके 36, 8 तिया 24, 36 24 कितना होगा 60, 60 है 12 72, 72 बटे 9 है तो 9 कितना 8, 8 9 8। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, जी दिख रहा है सी नंबर में, तो सी नंबर को टिक कीजिए और निकालिए। अब यहाँ पे था n एक विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका के लिए, ठीक है। लेकिन n एक सम संख्या हो तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, वो देखिए। n एक सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है तब n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे, ठीक, इतना होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोनों। आपको माध्यिका देख सकते हैं कि प्रत्येक सेट में बार बार आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए 12,500 रुपये 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्यों के मध्य का अंतर क्या होगा। तो मध्य का अंतर मतलब मिश्र धनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन का अंतर का मतलब क्या हुआ बताइए। तो मूलधन तो दोनों का सेम है, तो मिश्र धन का अंतर क्या होगा, तो जो ब्याज का अंतर होगा वही होगा, ब्याज का जो अंतर होगा वही होगा। और ब्याज का अंतर का मतलब क्या, जो परसेंटेज का अंतर होगा, जो दर का अंतर होगा वही ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज से कितना प्रतिशत होगा, 40 होगा। एक वर्ष में 20%, तो दूसरा वर्ष में भी 20%, 40%। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 20%। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक्स वाई परसेंट दर निकालने के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दर निकालने के लिए एक्स और वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए 20 गुना 20 प्लस 20 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, तो 20 प्लस 20 प्लस क्या होता है 20 गुना 20 बटे 100। ये होता है चक्रवृद्धि दर 2 वर्ष का। तो 40 इधर 2 जीरो कट गया यानी 44%। कितना प्रतिशत, 44%। आपको पता है चक्रवृद्धि दर यहाँ पे 2 वर्ष का 44% निकला, 1 वर्ष का 40% निकला, तो कितना निकला अंतर, 4% निकला। 2 वर्ष का अंतर, ब्याज का अंतर प्रतिशत में 4%। तो आपको पता है कि मूलधन जो होता है 100% होता है। अरे 100% बराबर यहाँ पे कितना है 12,500, तो 4% निकालना है, तो 12,500 बटे 100 गुना कितना 4, डबल जीरो कटेगा, 125 चौके कितना 500 होता है, इतना रुपया, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है 2 वर्ष में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 वर्ष में जो होता है वो CI माइनस SI का जो होता है रेट का अंतर, CI माइनस SI बराबर जो होता है R² बटे 100। ये R क्या है, ये R क्या है, आपको दर को दर्शाता है। तो ये फॉर्मूला भी होता है 20 गुना, तब 20 करते, R कितना 20, 20 गुना 20 करते बटे 100 करते, तुरंत फटाक से 4% निकल जाता। SI माइनस CI का इतना परसेंटेज होता है तो 4% निकल जाता, 4% का वैल्यू मौखिक निकाल लेते फटाक से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मार्कर का इंक खत्म हो गया इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही कम करेंगे, बहुत के कम क्या है, एक ही क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन है, तो चलिए एक ही क्वेश्चन है तो कर देते हैं। कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी मिलती है। कर्मचारी का 3 श्रेणी है, उसको सैलरी जो मिलता है, मजदूरी जो मिलता है 1:2:3 में मिलता है, ठीक है। यदि उन्हें 5%, 10%, 15% की वृद्धि मिलती है तो उन्हें मिलने वाली मजदूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अगर अच्छा होगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा।
और परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, तो अनुपात को आपको पता है कि हम कितना भी बना सकते हैं। 1 2 3 है, चल गया मार्कर, 1 2 3 है। तो इसको ऐसा कीजिए, प्रत्येक में 100 से गुना कर दीजिए, जिससे हमको परसेंटेज में बदलने में टेंशन नहीं हो, परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन करने में टेंशन नहीं हो। ऐसे हो जाएगा। तो 5% का वृद्धि हम बताएं, 100 का 5% तो 5 ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5% वृद्धि करेंगे तो 105 होगा। बोलेगा जी सर, क्योंकि देखिए 10% 5% 5 होता है, ठीक है। इसमें फटाक से कर लीजिए। 10% क्या होता है, एगो जीरो हटाइए तो 20 होगा। 20 होगा तो कितना बढ़ेगा, ये 220 होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, 15%। देखिए 10% क्या होगा इसका, 30, तो 5% कितना, 15, यानी 30 15 45, बढ़ोतरी कितना होगा, 45 का होगा, ठीक है। या ऐसे करते हैं, 300 का 1% 3, तो 15% 45, तो 345 का बढ़ोतरी होगा। अब अनुपात निकालना, 5 से काट दीजिए, 21 5 105, 44 34 दूनी 68 69 हो गया। क्लियर है ऐसा ऑप्शन ए नंबर में, तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमने सेट आपको बताया वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जो तेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आज का वीडियो था, और जो थोड़ा सा कमज़ोर है मैथ में उनके लिए भी मतलब आज का वीडियो था। हमने तो टोटल चीज़ डिटेल में भी किया और उसका शॉर्टकट भी देखा कि कैसे हम शॉर्टकट करते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को सीखिए, और वीडियो को अब हम बोलेंगे लास्ट में कि अधिक से अधिक थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल ना टूटे और ऐसे ही प्रत्येक रविवार को वीडियो मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले रविवार अगले एनटीपीसी सेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग अपना ख्याल भी रखिए साथ साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।